बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँच गए थे कि इंट्रानेट वर्सेस एक्स्ट्रानेट वर्सेस इंटरनेट, ठीक है ना। इससे पीछे हम बात कर रहे थे किसकी जी, नेटवर्किंग की, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों के कम्बिनेशन से हम एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन। बड़ा खामोश रहेंगे तो फिर बात हो पाएगी। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जब हमारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा था तो हमने कहा हमने इनकी नेटवर्किंग कर दी है, ठीक है ना। ये लफ्ज़ हम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कि जी हमने नेटवर्किंग कर दी है या लैन बना लिया है या वैन बना लिया, इस तरह की कुछ बातें हमने की। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट काम हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी जब हम कोई सिस्टम बना रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना अलग अलग सिस्टम है। मसलन एक परचेज़ का सिस्टम है जहाँ पर हम परचेज से रिलेटेड चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक आपने शायद अकाउंटिंग में पढ़ लिया हो, इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ लिया, IAS 2 पढ़ लिया, अभी नहीं पढ़ा, चलें पढ़ेंगे। आपका चैप्टर है वहाँ अकाउंटिंग में जहाँ पे आप पढ़ेंगे। अच्छा, कोई और ना लफ्ज़ आपने बोला, लाइफो एंड फाइफो मेथड पढ़ लिए हैं? नहीं पढ़े, अच्छा ये भी पढ़ेंगे। आपका एक चैप्टर है उधर। ये चैप्टर क्या पढ़ाता है आपको कि मसलन आप कोई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, पहले आपने 20 रुपए की ख़रीदी, फिर महंगाई हो गई, अब 21 की हो गई, अब 25 की हो गई, अब 30 की हो गई। अब ये चीज़ें आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं, फ़र्ज़ किया मुख्तलिफ रेट पर ख़रीदी हुई हैं आपने। अब आपने सेल किया है तो कौन सी बिकी है? ये वाली बिकी है, ये वाली बिकी है, ये वाली बिकी है, ये वाली बिकी है। तो अकाउंटिंग आपको इन्वेंट्री के निज़ाम को सिखाएगी कि यार दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हम लाइफो लगा लें, मतलब, या चलो पहले मैं यहाँ से करता हूँ, फाइफो लगा लें, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ पहले ख़रीदी गई थी बिकी भी वो पहले है। या इसका रिवर्सल लगा दे, लाइफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, या एवरेज लगा दें। ये पढ़ेंगे अंसारी साहब इंशाल्लाह, ये काम आपको करवा रहे होंगे। अब ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। एक परचेज का सिस्टम है, एक सेल का सिस्टम है। अच्छा, सेल के अंदर हो सकता है वो चैप्टर 3 पढ़ लिया ना, कंट्रोल अकाउंट्स पढ़ लिया आपने? वो आप पढ़ रहे हो भाई, सारों पे ही नो कह देते नहीं। वो डेटर कंट्रोल सिस्टम, क्रेडिटर पढ़ लिए ना? अच्छा चलो पढ़ लोगे यार, वो पढ़ लो। कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिए, मैं जो है वही पढ़ा दूं तो बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे वापस आता नहीं, मैं रियल एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ। आप कॉलेज में आए, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म फिल किया, वो फॉर्म फिल होके हमारे एक सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। अब क्लास में अटेंडेंस लगनी है जी, तो किसी एक क्लास में हम बाद दफ़ा लगा रहे होते हैं, बाद दफ़ा नहीं लगा रहे होते। तो आपके किसी टीचर ने कभी मोबाइल में अटेंडेंस लगाई? शुरू में लगाई होगी, लगाई? अभी भी लग रही? अभी नहीं लग रही। अच्छा, जैसे कि हमारा एक अटेंडेंस का सिस्टम है, एक स्टूडेंट को रिकॉर्ड करने का सिस्टम है, एक बच्चों से फ़ी रिकवरी करने का सिस्टम है, एक हमारा अकाउंट सिस्टम होगा जिसमें पूरे कॉलेज को देखना है। अब ये अलग अलग, आप ऐसे समझे ये अलग अलग सिस्टम है। अटेंडेंस लगानी है जी, एक तरीका है जी, क्लास में अटेंडेंस शीट दे दें, आप सब मार्क कर दें, फिर एक बंदा रखें वो उसको फीड करे एक्सेल में, क्योंकि जब तक आज के दौर में डाटा डिजिटल नहीं होगा जब तक तो उसे काम नहीं ले सकेंगे आप। आपने रजिस्ट्रेशन की, ये कहीं फीडिंग हुई, वहाँ से पास एक डाटा आ रहा है। भी अलग अलग चीज़ें पड़ी हैं, अलग अलग मैनेज हो रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है, हमें डुप्लीकेशन करनी पड़ रही है। बार बार आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये लिखना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ रहा है। हमने कहा नहीं यार, ये जो एक सिस्टम है ये इसके साथ कम्युनिकेट करे ना, जैसे उधर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है ना, अब सिस्टम के कम्युनिकेट करने की बात हो रही है। वो कह रहा है यार ये सिस्टम इससे कम्युनिकेट करे, ये इससे भी कम्युनिकेट करे, ये इससे भी कम्युनिकेट करे, ये इससे भी करे, ये इससे भी करे। यानी कोई एक डाटा एक जगह एंटर हो जाए तो दूसरी जगह खुद ही पहले से मौजूद हो, बजाय इसके के दोबारा एंटर कर रहे हो।
इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें इंटीग्रेशन, कि सारी सिस्टम क्या हो जाएं, इंटीग्रेट हो जाएं। जो ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ किस्म का डाटा मौजूद है उसको आपस में क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, ताकि बार बार चीज़ों को ना करना पड़े। मसलन मैंने अटेंडेंस लगानी है तो मेरे पास ये जो रजिस्ट्रेशन वाला सॉफ्टवेयर था ना, यही मुझे बैच की डिटेल दे दें, मैं अपने मोबाइल पे यहाँ से अटेंडेंस लगाऊं, यहाँ सेव करूं, तो वापस ये मेरे मोबाइल में ना है, वापस वहीं जाके सेव हो जाए। अब अगर हम ऐसे काम कर रहे हैं तो इसको क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट काम को इकट्ठा कर लें, इंटीग्रेट कर दें, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन कहलाएगी। ठीक है ना। और इसके लिए आजकल हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ERP, एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग। ये बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज़ को इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की आपके सामने एक बड़ी लुक क्रिएट हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली काम क्या हो रहे हैं, अकाउंट पेरोल, यही मैं करता, अकाउंट पेएबल कंट्रोल सिस्टम, ये भी आपने पढ़ना है, आजकल में चैप्टर पढ़ रहे होंगे। इसी तरह रिसीवेबल, पेएबल एंड रिसीवेबल, फिर आ गया जी अक्रूवल एंड प्री पेमेंट, ये आजकल पढ़ रहे हो, जिसको आप मान रहे हो कि पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, तो बैंक एंड कैश, बैंक रिकंसिलेशन पढ़ लिए ना, मान रहे हैं ना, ओके हो गया। इन्वेंट्री नहीं मान रहे, अभी मान जाएंगे, ठीक है। परचेज, सेल, इन सारों को मिलाकर अभी हम, इधर तवज्जो करें, अभी हम इनको मैन्युअली उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा सीखा होगा, चैप्टर 10 तो नहीं पढ़ा ना, अभी पढ़ लिया, ओके। अगर चैप्टर 10 पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ना, ये आप मैनुअल बना रहे हो, इंटीग्रेशन नहीं हुई। सेल अलग निकालते हो, उसका वर्किंग नोट बनाते हो, कॉस्ट ऑफ सेल अलग निकालते हो, उसका वर्किंग नोट बनाते हो, एडमिन अलग निकालते हो, सेलिंग अलग निकालते हो, ऐसे करें ना। और फिर हम इसे एक ख़ास तरतीब में लिखते हैं, हम कहते हैं जी ये प्रॉफिट आ गया। ये इंटीग्रेशन के ना होने की अलामत है कि चीज़ें इंटीग्रेट नहीं हुई हुई। अब आप किसी दरमियाने से स्टोर, क्योंकि ये हम पुरानी बातें पढ़ रहे हैं ना, आप एक आम से मेडिकल स्टोर पे गए, दरमियाना सा, बिल्कुल बनने की दुकान नहीं, ठीक है ना, दरमियाना सा, वहाँ पे गए, उसने सिस्टम में ऑर्डर लिया। इसके पास क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये सारे काम एक एंट्री से हो रहे हैं। जैसे ही आप पैनाडोल का एक पत्ता ख़रीदेंगे ना, वो सेल भी रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करेगा, इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करेगा, बैंक भी रिकॉर्ड कर, सब कुछ रिकॉर्ड कर देगा उसी वक्त एक एंट्री से। वाई, इंटीग्रेशन। अभी आप सीख रहे हो, हम सेल अलग बनाएंगे, सेल लेजर बनेगा, ये लेजर बनेगा, ये लेजर बनेगा, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन की एग्जाम्पल नहीं है। आज IT आने के बाद चीज़ें क्या हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई हैं। तो इस सारे सिस्टम को हम उठा के क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, ताकि हमें एक तो वर्कलोड हमारा कम हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा ना आए, फुला ना करना पड़े, फुला ना करना पड़े। एडवांटेजेस ऑफ इंटीग्रेशन, तो यही फायदे हैं इसके, ऑफर अ मोर कंप्लीट व्यू। अब ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट व्यू हमें नजर आता है एकदम से, क्योंकि सारी चीजें आपस में क्या हो गई हैं, इंटीग्रेट हो गई। उधर अलग अलग नजर आता है, ये सेल है, ये कॉस्ट ऑफ सेल है, ये फुला है, ये दिमाग है, नहीं, ये पूरा व्यू एक दफा में आपको नजर आता है। एनेबल बेटर इन्फॉर्म्ड, जाहिर है जितनी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी उतना डिसीजन अच्छा होगा। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है या किसी चीज़ का नॉलेज कंप्लीट नहीं है, तो फिर जो हम डिसीजन ले रहे होंगे वो उस बेस पर होगा जितनी इंफॉर्मेशन आपको है। मतलब फिर प्रैक्टिकल लाइफ से ही बात कर लेते हैं। आजकल आप डिसीजन ले रहे हो कि यार हमने क्रैश बैच में जाना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपके शू में ये डिसीजन मेकिंग आजकल चल रही है। अच्छा जी, अब अलग अलग राय आ रही हैं, हर बंदे की अपनी राय हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरा गलत कह रहा है, झूठ बोल, ऐसा नहीं है भाई, हर बंदे की अपनी राय है। लेकिन अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन होगी तो हमारा डिसीजन अच्छा हो जाएगा। मसलन अगर बच्चों को यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि FAR 1 एक सेपरेट एक्सेप्शनल पेपर है, क्यों?
क्योंकि FAR1 पास किए बगैर FAR2 नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब होता है जो करने की चीज़। अब कुछ कॉलेज, कुछ लोग आपको कहेंगे कि यार FR1 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए क्रैश बैच में, आप ऐसा कर लें बी लॉ रख लें, टैक्स रख लें। एक ये राय आपको, कुछ बच्चे, कुछ सीनियर, इस तरह की राय आपको नज़र आएगी। अच्छा जी, रख लेते हैं जी। पहली बात, हम टैक्स में ये पढ़ते हैं, मैं खुद क्योंकि टैक्स पढ़ाता हूँ, हम टैक्स में ये पढ़ते हैं जो अकाउंटिंग का प्रॉफिट आया है इसको टैक्स के प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अकाउंटिंग का प्रॉफिट तो आपने पढ़ा ही नहीं है। FAR1 पढ़े बगैर टैक्स पढ़ना रट्टे लगाने के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, आप साथ साथ अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, साथ साथ टैक्स पढ़ रहे हैं, फिर भी गुजारा चल सकता है। जैसे अभी I2B में मुझे हेल्प लेनी पड़ रही है ना, अगर आप उन सारों पे यस यस बोलते तो इंटीग्रेशन में और बेहतर एक्सप्लेन कर पाते। लेकिन अगर बिल्कुल साथ नहीं है, वो आपने अगली दफ़ा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़नी होती तो I2B पढ़ना भी मुश्किल हो जाता। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप FAR1 पढ़े बगैर टैक्स पढ़ सकते हो, ये तो मुमकिन नहीं है। हम एक लम्हे के लिए कहते हैं कि नहीं सर, हम रट्टे रुटे लगा लेंगे, हमारा रट्टा बड़ा पक्का है ना। पहली बात, CA रट्टे से चलता नहीं है, लेकिन चलें अजम्पशन लेते हैं, अगली दफ़ा आपने FAR1 रखी, खुदा ना खास्ता फेल हो गई, तो आपका प्रोफेशन अब रुक गया है, क्योंकि FAR2 रख नहीं सकते हैं। कैसे आगे चलेंगे? तो FAR1 रखे बगैर क्रैश बैच का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। लेकिन ये बात समझ कब आएगी? जब ये सारी इंफॉर्मेशन, जितना बेटर इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, डिसीजन हम उतना बेटर करेंगे। एक बच्चे को ICAP का ये रूल ही नहीं पता या ये बात नहीं पता, वो तो ठीक डिसीजन नहीं लेगा। ऐसे ही बिजनेस में जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मेरे तक आएगी उतना बेटर डिसीजन मैं लूंगा। इंटीग्रेशन की वजह से मेरे पास बेटर व्यू आएगा मेरी कंपनी का। अच्छा जी, should ultimately lead to more efficient operation। efficient का मतलब यही है, लेस कॉस्ट से ज़्यादा काम हो जाए या लेस टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, इसे हम कहते हैं एफिशिएंट। अब क्योंकि डुप्लीकेशन नहीं हो रही होगी, फिर दोबारा स्टूडेंट का नाम पूछ रहे हैं, फिर उसका रोल नंबर पूछ रहे हैं, फिर उसका पूछ रहे हैं, नहीं, वो पूछ लिए भाई, जहाँ भी चाहिए वहीं इस्तेमाल कर लें उसे, एफिशिएंट हो जाएंगे ऑब्वियसली। अच्छा जी, और लीड टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड हैंस प्रॉफिटेबिलिटी। आप शूज़ लेने चले गए, आप हश पपीज़ पे शूज़ लेने चले गए और आपने कोई 10-15 मिनट लगाए, एक शूज़ पसंद किए, आपने कहा यार ये शूज़ ला दें ब्राउन कलर में। वो लेकर आया तो ब्लैक थे, आपने कहा यार आपको ब्राउन कहे थे, कहते सर ब्राउन नहीं अवेलेबल है, ब्लैक ही अवेलेबल है। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो ब्राउन ही अच्छे, देखने में भी अच्छे मुझे ब्राउन लग रहे हैं, वैसे भी मुझे इस वक्त चाहिए ही ब्राउन है। अब अगर वो अच्छा मैनेजर है तो आपको कहेगा कि सर 1 मिनट रुकें, मुझे ज़रा सिस्टम से चेक करने दें। या अगर वो अच्छा मैनेजर नहीं है, आप इस फील्ड के हैं, तो आप उसे कहेंगे कि यार ज़रा अपने सिस्टम से मुझे चेक करके बताओ ये किस शॉप पे पड़ा है ब्राउन। और अगर वो अच्छा मैनेजर है तो आपको खुद ही कहेगा कि सर 1 मिनट रुके, मैं सिस्टम से चेक करता हूँ। उसने सिस्टम से चेक किया, कहते सर DHA वाली ब्रांच में पड़ा है, लेकिन सर आप पेमेंट करें, मैं आपके घर भिजवा रहा हूँ। आपको DHA की ब्रांच जाने को नहीं कह रहा। ये उसे क्यों पता चल रहा है कि DHA पड़ा है? इंटीग्रेशन की वजह से। सिस्टम इंटीग्रेट हुआ है, उसके पास इन्वेंट्री आ रही है, कौन सा ये कलर कहाँ पड़ा है, किस साइज़ पे पड़ा है, उसने पैसे आपसे यहीं लिए, DHA ब्रांच में फ़ौरन सेल बुक की, यहीं से बैठ के DHA की ब्रांच में फ़ौरन आ गया कि ये शूज़ बिक गया, और उन्हें कहा यार इसकी होम डिलीवरी करवा दो। तो कस्टमर बड़ा नाराज़ घर जाएगा कि खुश जाएगा? खुश जाएगा। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हुई है कि डिक्रीज़ हुई है? अच्छा, कंपनी की वो बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, प्रॉफिट हुआ। तो यही लिखा हुआ है कि लीड टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हैंस प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कस्टमर भी बड़ा खुश जाएगा कि यार कितना अच्छा बंदा था, इसने मुझे ज़बरदस्त तरीके से डील किया, और मेरा वो जो आधा पौना घंटा मैंने चीज़ें सिलेक्ट की थी वो सारा ज़ाया हो जाता,
इसने सारा मेरा सेव कर दिया, कस्टमर भी मुतमईन चला गया। लेकिन ये सारे फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं? इंटीग्रेशन से आ रहे हैं। अगर वो पुराना मैनुअल थका हुआ सिस्टम होता तो ये यही कह सकता सर मेरे पास नहीं है। इसे बेचारे को क्या पता कहाँ पड़ा है, कहाँ नहीं पड़ा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये बात आप प्रैक्टिकली जब मर्जी करके देख लें। ये जो रीजनेबल से कोई भी स्टोर्स है ना, इन सब की इंटीग्रेशन हुई है, इन सब से आप ये बात इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। अभी चंद दिन पहले मैं गया तो हमें एज अ टीचर ये हश पपीज़ के शूज़ हैं, आप देख रहे होंगे, नवीद अंसारी साहब भी अक्सर इसमें नज़र आएंगे, अदनान रशीद साहब भी इसमें नज़र आएंगे, मैं भी इसमें नज़र आऊँगा। तो ये आम तौर पे समझे हमारा यूनिफॉर्म है। दैट इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल शूज़ फॉर टीचर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मिल नहीं रहा कुछ अरसे से, ठीक है ना। तो अभी मेरा ख्याल है 15-20 दिन पुरानी बात है, मैं गया हूँ शूज़ लेने, तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे ये वाले दे दो। कहते सर ये इंपोर्ट नहीं हो रहे। मैंने कहा नहीं यार तुम चेक करो किस ब्रांच पे पड़े। तो मुझे हंस के कहता है कि सर ये आपने पहने हुए हैं, यही दोबारा ले रहे हैं। मैंने कहा अगर 2 है ना तो 2 दे दो, क्योंकि मैंने पहनने ही यही हैं। कहता किस कलर में? मैंने कहा ब्लैक ही। कहता सर जब आपने कलर भी नहीं चेंज करना तो आप शूज़ ले क्यों नहीं? एक जर्नल वो गुफ्तगू कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये मैं जिस प्रोफेशन से हूँ मुझे यही सूट करता है और इसका कंफर्ट मुझे किसी और शूज़ में। खैर उसने इन्वेंट्री सारी देखी, सारा कुछ किया, कहीं नहीं नज़र आया उसे पाकिस्तान में। मैंने कहा यार अच्छा। कहता सर वो फ़लाँ शूज़ है, उसका कंफर्ट तकरीबन ऐसा ही है, आप वो ट्राई कर लें। अच्छा खैर मैंने वो पहना, अब क्योंकि मुझे पता लग गया मिलेगा नहीं है, तो मैंने वो दूसरा पहना। मुझे ये वाला मज़ा तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा अच्छा चलो तुम ठीक है, ये रिलेटिवली उससे बेहतर नहीं है, उसके बराबर भी नहीं है, लेकिन शायद उसके बाद बेहतर है, तो चलो ये दे दो। कहने का मतलब ये सब कैसे हो रहा है? इंटीग्रेशन से हो रहा है ना, कि पता चला यार पूरे पाकिस्तान में ये शूज़ अवेलेबल, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ना होती तो फिर मैं एक दुकान पे जाता, मैं ये सोचता शायद उस ब्रांच पे ना पड़ा हो, शायद उस ब्रांच पे ना पड़ा हो, शायद उस ब्रांच पे ना पड़ा हो, फिर ऐसे ढूंढ रहे होते। लेकिन इंटीग्रेशन की वजह से आपको एक जगह खड़े होके वो पहले वाला प्रोवाइड कंप्लीट व्यू, इसी तरह ऑनर को कंप्लीट व्यू मिल रहा है, सम टाइम कस्टमर को कंप्लीट व्यू मिल रहा है, जिसके ये बेनिफिट्स आ रहे होंगे इंटीग्रेशन के। अगर आपके डिफरेंट सिस्टम आपस में इंटीग्रेट होके काम कर रहे हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। अच्छा जी, वो कहता है कोई डिसएडवांटेज भी है। अच्छा, हर अच्छी चीज़ में जब हमें कोई डिसएडवांटेज ना नज़र आए तो हम पता किस तरह के डिसएडवांटेज निकालते हैं। ये सिस्टम कम्प्लेक्स होगा, ये महंगा होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, हाँ ये सब कुछ तो होगा। तो इसमें अब हम ज़बरदस्ती के या ऐसे हो गया तो क्या होगा, अब इस तरह की बातें करेंगे। जी अगर उस दिन नेट ना चल रहा हो तो क्या होगा। ये जो ज़बरदस्ती वाले ड्रॉबैक है ना, ये वो निकालने लगे हैं। ग्रेटर रिस्क इफ वन मॉड्यूल फेल द होल सिस्टम कुड फेल। वो कहता है अगर एक चीज़ ना हुई तो आपका सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो कोई बात नहीं, उसे ठीक कर लेंगे सिस्टम तो आज ऐसे ही चलाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है ना। इसी तरह मोर कॉम्प्लेक्स एंड प्रोन टू, भाई जितनी चीज़ सोफिस्टिकेटेड होगी, कॉम्प्लेक्स होगी, जहां वो बेनिफिट दे रही है तो वहां एरर होगा, तो जाहिर है ये काम भी आ जाएगा। मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंड अलोन सिस्टम, जाहिर है एक थकड़ सिस्टम से महंगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो ये ज़बरदस्ती वाले may require greater level of support as system is likely to need to tailored। वो कह रहे सपोर्ट भी चाहिए होगी। फिर अगर आपको लगे यार मुझे ये रिपोर्ट ऐसे चाहिए, तो कोई बात नहीं भाई, जो लोग सिस्टम बना रहे हैं उनको पैसे खर्चे थोड़े से, वो आपको आपके मुताबिक रिपोर्ट्स एडजस्ट कर देंगे। यानी जितने हमने ड्रॉबैक लिखे हैं ज़बरदस्ती वाले ड्रॉबैक हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हम कहें जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या नुकसान आते हैं, अब उसके नुकसान ज़बरदस्ती वाले, ये बच्चों को काहिल कर देगा, बच्चे सेंटेंस लिखने की सलाहियत से महरूम हो जाएंगे, ये बच्चे कल को स्पेलिंग नहीं याद करेंगे। तो यस ऑफ कोर्स नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे। लिखने का काम हमारी जान छुट रही है तो छुट लेने दें भाई। जैसे कभी ना मेरे वालिद साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो कैलकुलेटर से तेज़ हिसाब कर लेते थे, और क्योंकि वो भी अकाउंटेंट थे तो वो बाद दफ़ा जब हम थोड़े से बड़े हो गए तो हमें कहते थे लो बेटा ये काम तुम करो, इधर मैं कर रहा हूँ।
हम कैलकुलेटर से करते थे, वो मैनुअल करते थे, हमारे से पहले कर लेते थे। बिकॉज उनके दौर में जो बच्चे टेबल्स याद करते थे ना छोटी क्लास में, आप में से तो आप ऐसे गुजारे लाइक टेबल वाली क्लास से आप आए हो, ठीक है ना, लेकिन चलो अभी भी किए होंगे याद, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ऐसे किए ना याद, 1 का टेबल विद चेयर, ठीक है ना। लेकिन वो वालिद साहब का दौर कैसा था, ऐसे नहीं था कि 2 का टेबल तो फिर 3 का टेबल, 2 का टेबल, 2.25 का टेबल, 2.5 का टेबल, 2.275 का टेबल, बीच वाली फ्रैक्शन भी याद कराते थे, क्योंकि उस वक्त कैलकुलेटर नहीं होता था। कैलकुलेटर आया तो टेबल पीछे जाने शुरू हो गए। फिर आज बहुत ज़्यादा टेबल याद करवाने पे जोर नहीं लगाते, तो बिल्कुल ठीक है ना यार। अभी हम सारा जोर लगाते हैं, ग्रामर सीखें, स्पेलिंग सीखें, सारा कुछ सीखें, वो भाई ख़त्म हो गई कहानी है। तो अब हम कल को कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बड़ा नुकसान होगा कि लोगों को ग्रामर नहीं आएगी, तो भाई लोगों ने अब ग्रामर सीखनी क्यों? जाहिर है जी। कंप्यूटर का नुकसान ये हुआ, जैसे मोबाइल का नुकसान ये हुआ कि हमें नंबर याद रखने की आदत ख़त्म हो गई। जब मैंने क्वालिफाई किया ना, तो मेरे साथ एक राहिल फारूक साहब थे, हमारे दोस्त, हम सीए में ही दोस्त बने, फिर इकट्ठे बड़े अरसे तक फर्म चलाते रहे। उस बंदे को अल्लाह ताला ने ऐसी मेमोरी दी हुई थी, नंबरिंग मेमोरी उसकी इतनी अच्छी थी, वो एक मरतबा मोबाइल नंबर सुन लेता था ना, उसे याद हो जाता था। उसे सारे क्लाइंट के नंबर ज़बानी आते, अच्छा ऐसे भी आते। उन दिनों में भी फैक्स का दौर था, फैक्स का नंबर अलग होता था, फैक्स नंबर अलग याद है, क्लाइंट का नंबर अलग याद है, ये ऐसे नंबर याद हैं। तो हमने उसका नाम ऐसे छेड़ने के लिए 17 रखा हुआ था, ठीक है ना। तो 17 एक PTCL का एक इंक्वायरी नंबर होता था, किसी का नंबर पूछना होता था तो आप पूछते थे वहाँ से, तो इसलिए हम उसे 17 कहते थे। तो हमने बैठे हो ना, अब किसी क्लाइंट से बात करनी, अब हमें नंबर याद नहीं है, उस वक्त वो डायरी निकाल के नंबर निकालना पड़ता था, तो डिजिटल डायरीज रखी होती थी जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे। अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ना। तो हम कहते यार राहिल वो मिस्टर फैब्रिक्स का नंबर बताना, उन्हें कहना फैक्स वाला या दूसरा। तो उस बेचारे ने बता देना और हमने डायल कर लेना। नंबर याद रखने का कोई रिवाज मौजूद था। आज बाद दफ़ा अगर आपका मोबाइल गुम गया ना, तो पता चलेगा आपको अपने फादर का भी नंबर याद नहीं है, अपना। तो ये कोई ड्रॉबैक नहीं है भाई, ज़रूरत नहीं है अब याद रखने की। फ़ोन बुक नंबर सेव कर लेते हैं, वहाँ से चल रहे होते हैं, उस तरह चल रहा है, तो इसलिए कोई इसकी ख़ास ज़रूरत। तो ये इस तरह के कोई ज़बरदस्ती के हमने क्या ड्रॉ कर रखे हैं, डिसएडवांटेज हैं। नहीं, मुझे मेरा थोड़ा सा ये टैलेंट किसी एक बड़ी बारीक सी साइड पे है बस, वो शायरी से रिलेटेड। मैं कोई शेर एक दफ़ा पढ़ लूँ तो मुझे याद हो जाता है, ठीक है ना। मैं कोई शेर याद करना चाहूँ तो मुझे याद नहीं करना पड़ता, एक दफ़ा पढ़ूंगा, अगर वो शेर मुझे पसंद आ गया तो वो याद हो जाएगा, ठीक है। सुनाएंगे। अच्छा अभी जरा कोई माहौल बना लेना। अच्छा बात तो सुना जी। I2B का चैप्टर 5 नहीं, वेंसडे को होगा ना, तकरीबन खत्म हो गया होगा चैप्टर 5। अच्छा जी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आपको पता है इस चीज से आप सारे बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम चाहते हैं यार हमारी कोई प्राइवेसी हो, हमारी कोई सिक्योरिटी हो, मेरे मोबाइल के ऊपर कोई पासवर्ड लगाओ, मेरे ईमेल के ऊपर कोई पासवर्ड लगाओ, ये सब हम चाह रहे हैं ना। तो एक तो है अनऑथराइज्ड पर्सन मेरी किसी चीज़ को एक्सेस ना कर ले, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी और प्राइवेसी। तो आपने अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी सेट कर रखी है, आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे कर रखी, इन सारी चीज़ों से हम वाकिफ़ हैं, दाहिर हैं, ताकि कोई हमें हमारी चीज़ इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन इसके साथ ही एक जरासीम है हैकर, वो हैक भी कर लेते हैं, कुछ लोगों की ये सलाहियत है। अब एक है मेरा ईमेल कोई ना देख ले, इसके ऊपर मुझे क्या लगानी है, सिक्योरिटी, पासवर्ड, प्राइवेसी, ठीक है। और एक है कि अगर मैं इंटरनेट पे बैठा हुआ हूँ तो कोई बंदा मेरा जो है वो कहाँ चला गया,
यहाँ एक वीपीएन का कॉन्सेप्ट आ रहा होगा आपकी किताब में, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इसे पीछे है, इंटीग्रेशन से पहले आ गया था। ओके, नहीं वो भी सीख लेना, इंटीग्रेशन वीपीएन। अब दो असल में इसके फर्क को करना है, इसीलिए मुझे फोरम में आता। एक है सिक्योरिटी लगाना, प्राइवेसी लगाना। सिक्योरिटी का मतलब है कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना हासिल कर ले, और प्राइवेसी का मतलब है मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ या मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको ना पता चले कि मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। तो आप व्हाट्सएप पे क्या लगा लेते हैं? प्राइवेसी लगा लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बाद दफ़ा हम एक काम करना चाहते हैं कि लोग हमें ना पहचाने। जैसे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे एक दफ़ा पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूट्यूब बैन कर दी, ठीक है ना, हैं? हाँ, जैसे चलो आजकल की एग्जाम, अभी पबजी बैन है आजकल भी, अच्छा आजकल दोबारा चल गई। जैसे यूट्यूब बैन हो गई, पबजी बैन हो गई, तो या कोई समझे फिर टिकटॉक बैन हो गई है, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम फिर भी इसे इस्तेमाल करें। अब हमें क्या चाहिए? हमें अपनी एक प्राइवेसी चाहिए कि इंटरनेट को ये पता ना चले, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, पैमरा ने यूट्यूब बैन की है या पबजी बैन की है या कोई व्हाट्सएप बैन कर दिया है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने, अब हम पूरी दुनिया का व्हाट्सएप तो नहीं बैन कर सकते ना, हमने उन्हें कहा कि जो बंदा पाकिस्तान से व्हाट्सएप पर आए उसका अपना चले, जो पाकिस्तान से यूट्यूब को एक्सेस करे उसको ना पता, वो ना यूट्यूब देख सके। अब वीपीएन एक ऐसी टेक्निक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिससे हम अपनी लोकेशन हाइड कर देते हैं। इंटरनेट को ये नहीं पता चलता कि मैं पाकिस्तान से लिंक हुआ, बल्कि इंटरनेट समझ रहा है मैं इंग्लैंड से हुआ हूँ, मैं जर्मनी से हुआ हूँ, दुनिया के किसी और रीजन से हुआ हूँ, हालांकि मैं बैठा पाकिस्तान में हुआ हूँ। अब वो जो आपने लगा रखा है कंट्रोल, उस कंट्रोल को आपने इस तरह से क्या कर लिया है? ओवर रूल कर लिया। या मैं नेट पे बैठा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी आइडेंटिटी पता चले कि जाहिद कवि सर्च कर रहा है कोई चीज़, तो मैं वीपीएन यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी कर सकता हूँ, अपनी ट्रैफिक हाइड कर सकता हूँ, मेरी कोई और सिक्योरिटी, कोई और ऐसी चीज़ें हैं, ये काम हो जाएंगे। तो क्या करता है? वीपीएन हाइड योर आईपी एड्रेस एंड फिजिकल लोकेशन व्हाइल एनक्रिप्टिंग योर इंटरनेट ट्रैफिक। आपकी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है ना, उसको क्या कर देगा? एनक्रिप्ट कर देगा। एनक्रिप्ट का मतलब है अब एक आम आदमी आपको लोकेट नहीं कर सकेगा। आम आदमी, आईटी प्रोफेशनल, आपकी कोई इदारे, कोई आपके एजेंसीज, वो कर लेंगी, उससे नहीं आप छुपे। आम आदमी की बात हो रही है, ठीक है ना। उससे आपने अपने डाटा को क्या कर दिया? हाइड कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, अब नहीं पता चल रहा। मसलन एक बच्चा आता है हमारे पास ऑनलाइन क्योंकि मैं लीड कर रहा होता हूँ, वो कहता है जी सर वो ये मसला हो गया, मैं बीमार हूँ, मैं 15 दिन घर रहना है, मैंने यहाँ नहीं होना, और मुझे ना ये कर दें। अब हमारा ऑनलाइन सिस्टम आपका ना आईपी एड्रेस से उसे पता चल रहा होता है आप लाहौर बैठे हैं, इस्लामाबाद बैठे हैं, कहाँ से बैठे हैं। अब हम उसका नेट खोल के देख रहे थे, बच्चा हमें कुछ कह रहा है, वो सारा नेट बता रहा है आप क्या कर रहे हैं। नहीं, उस बेचारे ने वीपीएन लगाया ही नहीं ना, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ वीपीएन लगा के फिर जाके सर को ये कहूँ। तो टीचर का मतलब है ना कि गाइड करे बच्चों को, है ना। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। आपने हमारे ऑनलाइन सिस्टम में, अगर आपको कोई लेक्चर, जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, आप हमारे लेक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन हमारा लेक्चर एक कंपनी है चाइना की, उसके साथ हम मिलके काम कर रहे होते हैं, एक्सवॉस कंपनी है वो क्या करता है, हमारे लेक्चर को जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट का मतलब है जब तक हमने आपको लाइसेंस दिया हुआ है, ये लेक्चर आपके काम का है, आपने डाउनलोड किए सारे लेक्चर, डाउनलोड करके कॉपी करके इसको भी दे दिए, इसके नहीं चलेंगे, बिकॉज डाटा क्या है? इनक्रिप्टेड है।
और आपके पास भी जब तक चलेंगे जब तक हम आपका लॉगिन यहाँ से कैंसिल नहीं कर देंगे। जिस दिन हम कैंसिल कर देंगे लेक्चर सारे डाउनलोड हुए हैं लेकिन फिर वो चलेंगे नहीं। इनक्रिप्शन से हम इस तरह के फ़ायदे उठा लेंगे। तो वीपीएन की मदद से आप अपना आईपी एड्रेस हाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके डाटा को क्या कर देगा, एनक्रिप्ट कर देगा, सो दैट नो वन कैन टेल हु यू आर, वेयर यू आर और व्हाट यू आर डूइंग ऑनलाइन। तो बस इस पर ही फोकस करें, व्हाट यू आर डूइंग ऑन, तो अब किसी को नहीं पता चलेगा। कल मुलाकात होगी, यहां से आगे चलेंगे इंशाल्लाह, कल सुनाएंगे इंशाल्लाह।